हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अब तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में, और हमने 3 प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा भी कर ली थी। आज नेक्स्ट जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनको देखते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अब तक के प्रधानमंत्री। कौन सा टॉपिक कर रहा था? अब तक के भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो, और हमने 3 प्रधानमंत्रियों पर चर्चा कर ली थी। आज नेक्स्ट प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं और बात करते हैं मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल रहा था सन 1977 से 1989 तक। मोरारजी देसाई, क्योंकि 1977 तक श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी हार जाती है और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों, मोरारजी देसाई के बारे में बताया जाता है कि ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अब तक जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। जबकि मोरारजी देसाई थे, ये किस पार्टी के थे? जनता दल के थे। हालांकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन ये जो 1972 से 77 के मध्य आपातकाल चला था, इस आपातकाल के दौरान ये कांग्रेस के विरोधी बन जाते हैं और नई पार्टी बनाते हैं जनता दल। तो जनता दल के सदस्य के रूप में ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी ये कांग्रेस के नहीं होते हैं, इसलिए इसको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहते हैं, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, ये मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री है। 81 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बने थे, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। और दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी की तरह गुजरात से ही आते हैं। कहां से थे? गुजरात से ही थे। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ क्यों सुनाता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो 39 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, जो लंबे समय तक नहीं टिक पाई। मात्र 18 माह इसकी सरकार चली थी। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मोरारजी देसाई ने असली व विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का नारा दिया था। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने असली और विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का नारा दिया था। जबकि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत कहां से होती है? जवाहरलाल नेहरू के समय 1961 में होती है। इंदिरा गांधी के काल में इसकी काफी आलोचना होती है। जबकि असली और विशुद्ध गुटनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में मोरारजी देसाई बताते हैं। तो असली और विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का नारा किसने दिया? मोरारजी देसाई ने दिया था। मोरारजी देसाई जो थे
इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कितने उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे? 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए, और वो 2 उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह और दूसरे जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ये 2 मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, मोरारजी देसाई के समय सन 1978 के अंदर एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है, और वो है 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके प्रावधानों को हटाया गया। उसके प्रावधानों में इस संविधान संशोधन के द्वारा काफी फेरबदल किया गया था, और एक महत्वपूर्ण काम किया गया था। जो संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन कब होता है? सन 1978 में, मोरारजी देसाई के समय। इसके बाद हम बात करें तो 1979 के अंदर जो दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसे मंडल आयोग कहा गया, उसकी स्थापना भी होती है। यानी दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या नाम था उसका? मंडल आयोग। इनके द्वारा दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहा गया, उसकी स्थापना मोरारजी देसाई के द्वारा की जाती है। इन्हीं के कार्यकाल में इसकी स्थापना होती है। इन्होंने, ये जनता दल के थे और गठबंधन से सरकार बना लेते हैं, लेकिन इनकी सरकार लंबे समय नहीं टिक पाती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए इनकी सरकार गिर गई थी, और इनकी सरकार मात्र 18 माह चली थी। कितने माह? 18 माह इनकी सरकार चली थी। और इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इनकी सरकार गिर जाती है, और अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बनते हैं। तो ये थी मोरारजी देसाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहता है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये जनता दल के सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, 81 वर्ष में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले असली और विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का नारा दिया था। इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। इनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, जिसके द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और इन्हीं के कार्यकाल में दूसरा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसे मंडल आयोग कहा गया, उसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। अगले प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह।
दोस्तों चौधरी चरण सिंह जिनके बारे में जिनके कार्यकाल में कोई बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि इनका कार्यकाल मात्र 7 माह 13 दिन का रहता है। 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका कार्यकाल मात्र 7 माह 13 दिन का रहता है। सॉरी 5 माह 17 दिन का इनका पूरा कार्यकाल रहता है। इनकी सरकार 5 माह 17 दिन ही चली थी। इन्होंने भी गठबंधन की सरकार बनाई थी, लंबे समय तक टिक नहीं पाई। 5 माह 17 दिन के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। इनके बारे में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में कभी लोकसभा में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका कार्यकाल ही कितना है, 5 माह 17 दिन का है, पूरा 6 माह ही नहीं हुआ, और संसद का कोई अधिवेशन नहीं हुआ उस समय। तो चौधरी चरण सिंह को लोकसभा में जाने का मौका तक भी नहीं मिला था। तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के रूप में कभी लोकसभा में नहीं गए थे। चौधरी चरण सिंह जो 1919 से 1980 के मध्य इनका कार्यकाल रहता है। 5 माह 17 दिन इनकी सरकार चल पाती है, और ये एकमात्र भारतीय ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में कभी लोकसभा में नहीं गए। और इसके बाद वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन जाती है। अगली प्रधानमंत्री बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहता है सन 1980 से 1984 तक। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा भारतीय प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1980 में बनी थी, और 1984 तक रही थी। इसके बारे में हम बात करें तो सन 1982 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन करवाया गया था। जो राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल होते हैं, उसी प्रकार एशियाई जो खेल होते हैं उनका पहली बार आयोजन नई दिल्ली के अंदर कब करवाया गया था? 1982 में करवाया गया था, और उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो 1982 में पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन करवाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। और कब? 1982। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों 1983 के अंदर जो गुटनिरपेक्ष संगठन था उसका 7वां सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और उसकी अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। तो 1983 में गुटनिरपेक्ष संगठन का 7वां सम्मेलन
एकमात्र सम्मेलन। यानी गुटनिरपेक्ष जो संगठन था, इस संगठन का 7वां सम्मेलन था और भारत में होने वाला ये पहला व एकमात्र सम्मेलन था। पहली बार भारत के अंदर हुआ था गुटनिरपेक्ष संगठन का 7वां सम्मेलन और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि गुटनिरपेक्ष संगठन का कौन सा सम्मेलन भारत में हुआ था, 7वां। ये भारत का कौन सा था, पहला व एकमात्र सम्मेलन था। कहाँ आयोजन किया गया, नई दिल्ली के अंदर। कब किया गया, 1983 में। और उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। जब ये सम्मेलन भारत के अंदर हुआ तो इसकी जो अध्यक्षता है ये इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना कि इस संगठन का एक बार जो अध्यक्ष बन जाता है वो फिर 3 वर्ष तक, अगले 3 वर्ष तक गुटनिरपेक्ष संगठन के सम्मेलनों की अध्यक्षता करता है। तो 1983 के अंदर इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कर ली, लेकिन 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो अगले 2 इनके सम्मेलन हुए थे, 8वां और 9वां सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता फिर राजीव गांधी के द्वारा की गई, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। इसके बाद हम बात करें तो 3 से 6 जून 1984 को पंजाब समस्या को लेकर के भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस ऑपरेशन के द्वारा जो खालिस्तान की मांग थी उसको दबा दिया जाता है, लेकिन इसका परिणाम यह आता है कि इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों के द्वारा, 2 सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था पंजाब समस्या को लेकर। पंजाब समस्या को लेकर के ये ऑपरेशन किया गया था। हुआ क्या था कि पंजाब के अंदर एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की जा रही थी और उसका नाम खालिस्तान रखने की बात की जा रही थी कि खालिस्तान से हमारा एक अलग स्वायत्त राज्य बनाया जाए। और उसको लेकर के खालिस्तान के समर्थकों के द्वारा पंजाब में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं की जा रही थी। तो उसी को रोकने के लिए, यानी जो खालिस्तान के जो समर्थक थे उनके द्वारा जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर अपना अधिकार जमा लिया था, अपना ठिकाना बना लिया था और मंदिर को एक प्रकार से किले में तब्दील कर दिया था। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया गया था। तो इंदिरा गांधी के लिए ये एक सिरदर्द बन गया था, मुसीबत बन गया था। तो इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ये आदेश दिया था कि इनका खात्मा किया जाए, इन आतंकवाद घटनाओं को रोका जाए। तो भारतीय सेना ने फिर 3 से 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और इसके तहत खालिस्तान समर्थकों का खात्मा किया गया, जिससे सिख समुदाय जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोशित हो जाता है। और इंदिरा गांधी के 2 जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी सिख ही थे। उन 2 सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हत्या कर दी गई। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। और इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बन जाती है जिसकी पद पर रहते मृत्यु होती है। ठीक है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कौन से जिनकी पद पर रहते देहांत हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री जिनका पद पर रहते देहांत हुआ था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी जिसका पद पर रहते देहांत होता है। 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का ये जो दूसरा कार्यकाल था 1980 से 84 के मध्य, इस समय ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं कि 1982 में इंदिरा गांधी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन करवाया जाता है। 1983 में नई दिल्ली के अंदर ही गुट निरपेक्ष संगठन का 7वां सम्मेलन और भारत का पहला व एकमात्र सम्मेलन का आयोजन होता है और उसकी अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी करती हैं। इसके बाद 8वें और 9वें सम्मेलन की अध्यक्षता अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी करते हैं। 3 से 6 जून 1984 को खालिस्तान के समर्थकों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से इनकी इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। और इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के ही बेटे थे। बात करते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। राजीव गांधी जिनका कार्यकाल रहता है सन 1984 से सन 1989 तक। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। दोस्तों 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। उसी दिन राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। हालांकि उसके बाद लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं और जब लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आता है तो राजीव गांधी एक भारी बहुमत के साथ विजय होते हैं। क्योंकि दोस्तों उस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो कांग्रेस पार्टी को देश की एक बड़ी सहानुभूति मिली थी और उसी सहानुभूति के सहारे राजीव गांधी सबसे भारी बहुमत के साथ विजय होते हैं। तो पहली इसके बारे में जानकारी यही है कि सबसे भारी बहुमत के साथ विजयी होने वाले प्रधानमंत्री, सबसे भारी बहुमत। और दोस्तों इनको आज तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला था, यानी 415 सीटें मिली थी लोकसभा की। 545 में से 415 सीटें राजीव गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के पास से आती है। तो सबसे भारी बहुमत के साथ विजयी होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। सबसे भारी बहुमत के साथ विजय हुए थे। 415 सीटों के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे
युवा प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। यानी ये मात्र 39 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे भारी बहुमत के साथ विजयी होने वाले प्रधानमंत्री और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों इनका जो ये कार्यकाल है 1984 से 89 के मध्य का, इनके इस कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण काल क्यों सुना जाता है कि पंचायती राज का स्वर्ण काल किस प्रधानमंत्री के काल को कहा जाता है? तो वो उत्तर आएगा राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों पंचायती राज का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है इनके कार्यकाल को? तो देखिए आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्भव होता है। इसके बाद पूरा 1960 का दशक, पूरा 1970 का दशक, इन 2 दशकों के अंदर पंचायती राज में कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है। 1980 के दशक में आते आते पंचायती राज के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, गोडगल समिति की स्थापना की जाती है और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर फिर आगे चलकर 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो कहने का मतलब इनके कार्यकाल में एक प्रकार से पंचायती राज का वापिस उद्भव करने के का प्रयास किया जाता है, इसलिए पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम इसे आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में जो पंचायती राज है, नगर निकाय है, इनका जनक राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 64वां और जो 65वां संविधान संशोधन विधेयक था, क्या थे? केवल विधेयक से अधिनियम नहीं थे, इस बात को ध्यान में रखना। जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया वो राजीव गांधी के द्वारा ही लाया गया था। हालांकि ये संसद के अंदर पारित नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में सन 1993 में वीपी सिंह के द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राजीव गांधी के द्वारा 64वें और 65वें विधेयक के अंदर प्रावधान किया गया था पंचायती राज और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, सेम वे के वे यानी ज्यों का त्यों उन प्रावधानों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित करवाकर 1993 में पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो कहने का मतलब वर्तमान में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो संरचना बनी हुई है पंचायती राज और नगर निकायों की, उनका जो प्रावधान है वो किसकी उपज है? 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक की है। और ये किसके द्वारा लाए गए थे? राजीव गांधी के द्वारा लाए गए थे। इसलिए इनको आधुनिक पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाए थे। इस कारण वो उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, राजीव गांधी है, इसको भारत में संचार एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। राजीव गांधी जो है, इनको भारत में संचार और कंप्यूटर क्रांति का जनक भी
कहा जाता है। तो राजीव गांधी के बारे में ये बातें आपने देखी। सबसे पहली बात कि सबसे भारी बहुमत के साथ विजयी होने वाले प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री, पंचायती राज का स्वर्ण काल राजीव गांधी के काल को कहा जाता है और आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है और इन्हें भारत में संचार और कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इनके कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। इन्हीं के कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था? यह सन 1985 के अंदर हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी जाती है, अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची जोड़कर इसमें दल बदल अधिनियम बनाया गया था। यानी ये 10वीं अनुसूची है वो किस अधिनियम से संबंधित है? दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल का क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि मान लो कोई व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट लेता है और टिकट लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वो अपना दल बदलना चाहता है या पार्टी बदलता है तो उसकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाएगी। इस प्रकार के प्रावधान इसमें दल बदल कानून के तहत किए जाते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और दल बदल कानून बनाया जाता है। ये संविधान संशोधन राजीव गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके बाद 61वां जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 के अंदर हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता की 21 वर्ष आयु थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता था, उसको घटाकर 18 वर्ष की कर दी। अभी वर्तमान के अंदर 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। यानी मतदाता की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटाया गया था और 18 वर्ष की गई थी। 52वां और 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के काल में ही हुए थे। दोस्तों, राजीव गांधी के काल के अंदर दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन भी किए जाते हैं। दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जिसमें पहला है ऑपरेशन पवन। क्या नाम था? ऑपरेशन पवन। और ये कब होता है? सन 1987 के अंदर होता है। और किसके विरुद्ध होता है ये? लिट्टे के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है जी? लिट्टे के विरुद्ध होता है। लिट्टे संगठन के विरुद्ध। ये लिट्टे संगठन क्या था? देखो दोस्तों,
ये भारतीय तमिलियन ही थे, भारतीय तमिलियन यानी भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे और ये श्रीलंका में जाकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? श्रीलंका के अंदर जाकर रहने लगे। यानी भारतीय तमिलियन कहाँ जाकर रहने लगे? श्रीलंका के अंदर जाकर रहने लगे थे और इनका अपना एक संगठन बन गया था। इन्होंने जो भारतीय तमिलियन श्रीलंका में जाकर रह रहे थे, उन्होंने अपना एक समूह बना लिया, एक संगठन बना लिया और ये संगठन जो बना ये आतंकवादी संगठन की तरह काम करने लगा। आतंकवादी संगठन की तरह ही बन जाता है और अपना नाम रख लेते हैं लिटे संगठन। क्या बताया? लिटे संगठन। ये भारतीय तमिलियन ही थे जो श्रीलंका में जाकर रहने लगे थे। इनके द्वारा अपना एक संगठन समूह बनाया गया जो आतंकवादी संगठन की तरह ही कार्य करते थे और इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा लिटे संगठन। दोस्तों, अब उसी समय 1987 के अंदर श्रीलंका और भारत के मध्य एक समझौता होता है और उस समझौते का नाम रखा जाता है राजीव जयवर्धने समझौता। कब होता है? 1987 के अंदर राजीव जयवर्धने समझौता होता है श्रीलंका और भारत के मध्य। इस समझौते के तहत भारत के द्वारा यानी राजीव गांधी के द्वारा श्रीलंका के अंदर भारतीय सेना भेजी जाती है जिसको शांति सेना कहा गया। शांति सेना कहा गया यानी राजीव गांधी ने इस लिटे संगठन का खात्मा करने के लिए भारत से श्रीलंका अपनी सेना भेजी थी। इस सेना के द्वारा इस लिटे संगठन के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पवन, ये सफल नहीं हो पाया और भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और ये भी कहा जाता है कि ये राजीव गांधी की सबसे बड़ी भूल भी थी। इस ऑपरेशन के बाद जो लिटे समर्थक थे, इस संगठन के जो समर्थक थे, ये राजीव गांधी से नाराज हो जाते हैं, इनके विरुद्ध आ जाते हैं और आखिरकार लिटे संगठन का ही एक व्यक्ति था जिनके द्वारा 21 मई 1991 के अंदर तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु का एक जगह है, स्थान है श्री पेरुम्बदूर, जहां पर राजीव गांधी लोकसभा का प्रचार करने के लिए गए थे। वहां पर इनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो क्या था ऑपरेशन पवन जो 1987 में हुआ था? ये लिटे के विरोध हुआ था। लिटे क्या था? भारतीय तमिलियन थे जो श्रीलंका में रह रहे थे, उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया जो आतंकवादी संगठन की तरह कार्य करता था और उस संगठन का नाम लिटे रखा गया था। इधर 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने के मध्य समझौता होता है। इस समझौते के तहत राजीव गांधी के द्वारा भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा जाता है इस लिटे संगठन का खात्मा करने के लिए। लेकिन भारतीय सेना इस ऑपरेशन पवन के अंदर सफल नहीं हो पाती है। भारतीय सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और ये राजीव गांधी की एक सबसे बड़ी भूल भी मानी जाती है। और इसका परिणाम ये आता है कि लिटे संगठन राजीव गांधी से नाराज हो जाता है और आखिरकार लिटे का ही एक समर्थक जिसने तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर 21 मई 1991 को राजीव गांधी की सुनियोजित तरीके से यानी बम विस्फोट से हत्या कर दी जाती है। तो ये ऑपरेशन पवन 1987 में चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ये राजीव गांधी के काल में ही
होता है। इसके बाद एक ऑपरेशन और हुआ था, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस ये 1988 में हुआ था। दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा ही चलाया गया था और ये मालदीव के अंदर चलाया गया था। मालदीव के अंदर जो भारतीय तमिलियन रह रहे थे, आतंकवादी भारतीय तमिलियन जो आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन कैक्टस किया गया था 1988 में भारतीय सेना के द्वारा। जो भारतीय तमिलियन मालदीव में रह रहे थे, वो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति जो है, इस राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी सुरक्षा के लिए राजीव गांधी ने भारतीय सेना को मालदीव में भेजा था और मालदीव के अंदर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से राजीव गांधी के काल में ये दो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस, दोनों भारतीय सेना के द्वारा किया गया था 1987 और 1988 में। ऑपरेशन पवन लीटे के विरुद्ध किया गया था और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के राष्ट्रपति की जो तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी उसके विरुद्ध किया था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो राजीव गांधी है, इन पर एक आरोप लगता है बोफोर्स तोप घोटाले का, और इसकी हार का जो मुख्य कारण था वो यही एक कारण था, बोफोर्स तोप घोटाला, जिसके कारण अगले चुनाव के अंदर यानी 91 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ता है। कौन सा घोटाला था? बोफोर्स तोप घोटाला। तो घोटाला कब हुआ था? 1987 के अंदर होता है। दोस्तों यही एक कारण था बोफोर्स तोप घोटाला, जिसके कारण राजीव गांधी सरकार, जिसको एक नीट एंड क्लीन प्रधानमंत्री माना जाता था, इस बोफोर्स तोप घोटाले का असर इस प्रकार से होता है कि राजीव गांधी जो अब तक एक भारी बहुमत के साथ विजयी होकर आते हैं, वो अपना अगला लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बोफोर्स तोप घोटाला राजीव गांधी के काल का सबसे बड़ा घोटाला है जो उसकी हार का कारण बनता है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल रहता है सन 1989 से 1990 तक। 1989 से 1990 तक भारतीय अगले प्रधानमंत्री वीपी सिंह बनते हैं, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। दोस्तों वीपी सिंह जो है ये स्वयं जनता दल के थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? जनता दल के थे। और इन्होंने भाजपा और वाम पंथियों के समर्थन से सरकार बनाते हैं। वीपी सिंह भाजपा और वामपंथियों के सहयोग से, समर्थन से सरकार बनाते हैं 1989 के अंदर। लेकिन इनकी सरकार लंबे समय नहीं चल पाती है। इसकी सरकार मात्र 11 माह चली थी। कितने माह चली थी? 11 माह चली थी।
लेकिन दोस्तों ये वीपी सिंह जो राजीव गांधी के काल में मंत्री हुआ करते थे और राजीव गांधी सरकार के अंदर जो भी घोटाले हुए थे, वोकर्स को घोटाला, अन्य जो भ्रष्टाचार हुए थे, उनका विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति था वीपी सिंह। और इसका प्रभाव ये निकला, इसका रिजल्ट ये आता है कि अगले लोकसभा चुनाव के अंदर ये जीत जाते हैं और देश के अगले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी सरकार मात्र 11 माह चली थी, लेकिन इन 11 माह के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहले तो इन्होंने 1989 के अंदर जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट है, जिसको हम हरिजन एक्ट भी कहते हैं, हरिजन एक्ट भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। वीपी सिंह ने सन 1989 के अंदर SC/ST एक्ट, जिसे हरिजन एक्ट कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों 1990 के अंदर देखो लिट्टे का खात्मा करने के लिए 1978 में राजीव गांधी के द्वारा जो शांति सेना श्रीलंका भेजी जाती है, उस शांति सेना को 1990 में वीपी सिंह ने वापस बाहर बुला लिया था। तो शांति सेना को वापस भारत बुलाया गया। कब बुलाया गया था? 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा। 1990 की महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने जो मंडल आयोग था, दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल आयोग, उस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाया था। ये इसके कार्यकाल का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। वीपी सिंह ने ही सबसे पहले केंद्र के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाया था और इसकी सिफारिश मंडल आयोग के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो वीपी सिंह, मैंने पहले भी बताया था, वामपंथी और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाते हैं और भाजपा जो है वो 11 माह, इनकी सरकार 11 माह चलती है क्योंकि आखिर में भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया था राम मंदिर के नाम पर। और इसके बाद वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा के अंदर पारित हो जाता है, जिसके कारण वीपी सिंह को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। यानी मैंने पहले आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनके विरुद्ध पहली बार 1953 में जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। दूसरी बार वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इस बार ये पारित हो जाता है और वीपी सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले
पहले प्रधानमंत्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वीपी सिंह के बारे में, जो जनता दल से आते हैं, भाजपा और वामपंथियों के समर्थन से सरकार बनाते हैं, लेकिन इनकी सरकार मात्र 11 माह चल पाती है और ये 1989 से 90 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इन 11 माह के अंदर वीपी सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाए थे। 1989 के अंदर SC/ST एक्ट यानी हरिजन एक्ट की स्थापना करते हैं। 1990 में शांति सेना को वापस भारत बुलाया जाता है श्रीलंका से। 1990 के अंदर ही इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था और ये अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इस वीपी सिंह का मेन मकसद था कांग्रेस को कमजोर करना, और वास्तव में वीपी सिंह ने ऐसा कर भी दिखाया था, क्योंकि वीपी सिंह ने जाति आधारित राजनीति पर सबसे ज्यादा बल दिया था और इसका परिणाम ये आया था कि यूपी के अंदर जो SC/ST के वोट थे वो बीएसपी पार्टी के पास चले जाते हैं। मुस्लिम जो वोट थे वो SP यानी समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं और जो कांग्रेस है वो एकदम बुरी तरह से पिट जाती है, एकदम कमजोर पड़ जाती है। और यही इनका मकसद था, कांग्रेस को कमजोर करना। इसलिए इन्होंने जाति आधारित राजनीति पर सर्वाधिक बल दिया था। वीपी सिंह के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। वीपी सिंह के बाद भारत में नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर बने थे। और चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? चंद्रशेखर वीपी सिंह के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। यानी जो चंद्रशेखर हैं, इनके कार्यकाल में इनके बारे में ज्यादा घटनाएं नहीं होती हैं। इनके कार्यकाल में केवल एक बात को ध्यान में रखना है कि चंद्रशेखर भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। चंद्रशेखर भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में लाल किले पर तिरंगा तक नहीं फहरा पाए। देखो दोस्तों, क्यों नहीं फहराए? आप यहाँ देखिए, 10 नवंबर 1990 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। यानी नवंबर से जून का मध्य है, 15 अगस्त आई भी नहीं, इसलिए ये लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाए थे। तो चंद्रशेखर के बारे में ये एक बात ही ध्यान में रखनी है आपको कि वीपी सिंह के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बनते हैं। इनकी सरकार भी गठबंधन की सरकार थी, क्योंकि दोस्तों वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे ना, उसके बाद देश में एक प्रकार से गठबंधन की सरकार का ही दौर चला था, अस्थायी सरकार का ही दौर चला था। इसके बाद चंद्रशेखर भी गठबंधन की सरकार बनाते हैं। इनकी सरकार भी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है
और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बच्चे हैं उन पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में बस इतना। धन्यवाद।